what's happening in Kudankulam, the atomic energy program has got into difficulties because these NGOs, mostly I think based in the United States, don't appreciate the need. हमारी हर रोज की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे कोइंसिडेंट होते रहते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में ऐसे किसी भी कोइंसिडेंट को नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हीं में से कोई भी कोइंसिडेंट कभी-कभी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। The military says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. She was the world's longest-serving female leader, and her sudden exodus follows weeks of anti-government protests, which have led to more than 200 deaths. In Nagaland, it is a pure Christian paradise. I tell you, at that time, at the time of independence, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh. First figures are in Arunachal Pradesh. In 1971, there was 0.79%, not even 1%, 0.79% of Christians. In 2001, it was 18.72, and in 2011, it was 30.26. 3 नवंबर 2024 गोवा क्रॉनिकल में एक न्यूज छपती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि मिजोरम के सीएम लाल दोहमा ने कुकी जो चिन कम्युनिटी को साथ लाने के लिए इंडिया को ही एक एनिमी कंट्री का टैग दे दिया। We cannot fight Myanmar, we cannot fight India, we cannot fight Bangladesh simultaneously at the same time. We cannot we do not afford to have three enemies which are bigger than us. असल में मिजोरम के सीएम लाल दोहमा ने सितंबर 2024 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विजिट किया था। 2 सितंबर को इन्होंने मैरीलैंड में और 4 सितंबर को इन्होंने इंडियानापोलिस में जो कम्युनिटी थी उसको इंट्रोड्यूस करते हुए स्पीच दी थी। अब जो 2 सितंबर की स्पीच थी उसको लेकर के कोई इशू नहीं था, लेकिन जो 4 सितंबर की स्पीच थी उसको लेकर के कुछ डिस्टर्बिंग बातें सामने आई, जैसे कि इन्होंने इंडिया को एनिमी कंट्री के अलावा जो कम्युनिटी के लिए एक नेशनहुड प्राप्त करने की भी बात बोली थी। Which again is a state in the US. Right. And here is what he says over there. And this is on September 4th. As I approach the end of my speech, I want to let everyone here know that the primary reason I accepted the invitation to the United States is to seek a path forward towards unity for all of us. Right. And then he goes on to say, I want us to have the conviction and confidence that one day, through the strength of God who made us a nation, we will rise together under one leadership to achieve our destiny of nationhood. अब हमारे दिमाग में कुछ सवाल जरूर आ रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी क्या है और सीएम साहब इनको लाने के लिए इनको नेशनहुड प्राप्त करने की कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जो म्यांमार से बाउंड्री साझा करते हैं। इनमें से सबसे साउथ का राज्य मिजोरम, जिसकी 83% पॉपुलेशन मिजो कम्युनिटी को बिलोंग करती है, जो कुकी कम्युनिटी का ही हिस्सा है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुकी कम्युनिटी क्या है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में अगर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 6 स्टेट हैं उन सभी में ये कुकी कम्युनिटी पाई जाती है। अब मिजोरम के ठीक ईस्ट में आप म्यांमार के एक स्टेट को देखो जो कि चिन स्टेट बोला जाता है। इस चिन स्टेट की पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा चिन ट्राइब को बिलोंग करती है और ये चिन ट्राइब भी कुकी कम्युनिटी का ही हिस्सा है। अब इसी मिजोरम के ठीक वेस्ट में देखो आपको बांग्लादेश का चिटगांव डिवीजन और बंदरवन डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। इन दोनों क्षेत्रों की भी जो मेजर पॉपुलेशन है वो चिन कम्युनिटी को यानी कि कुकी कम्युनिटी को ही बिलोंग करती है, जहां पर इन्हें लुसाई कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मिजोरम के सीएम लाल दोहमा जी हैं ये भी कुकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इसीलिए जो 4 सितंबर को ये जो अपनी स्पीच दे रहे थे इंडियानापोलिस में, इसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि हम सभी भाई बहन हैं और हमें गलत तरीके से 3 देशों में बांटा गया है। We shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of
boundary fencing in between us. इस चीज को विशेष रूप से कंसीडर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो अपनी स्पीच में ये मेंशन कर रहे थे कि उनको जो यहाँ इनवाइट किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो कम्युनिटी है इनको रीयूनिफाइड किया जाए। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये कम्युनिटी 3 देशों में डिवाइड है। अब इनको यूनिफाइड करने के लिए करना क्या होगा? बाउंड्रीज को हमें हटाना होगा, और बाउंड्रीज को हटाना होगा यानी कि क्या करना होगा? मतलब इंडिया के द्वारा इन क्षेत्रों को एनेक्ट किया जाए या फिर इन क्षेत्रों को मतलब मिलाया कैसे जाए, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा सोच कर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये एक अलग सेपरेट नेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कैसे पॉसिबल है? अगर इस कम्युनिटी को एक करना है आपको तो कैसे पॉसिबल है? कहीं अलग एक सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें लगा कि भाई ये हम सेपरेट नेशन की यहाँ पर बीच में बात क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई अभी तक बात नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को सोचने के लिए इसलिए बाध्य हमें किया जा रहा है क्योंकि इससे ठीक 4 महीने आपको पता है कि जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना, जो कि अभी तो उनके पद से उनको हटा दिया गया है, लेकिन उस वक्त की जो पीएम थी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इससे ठीक 4 महीने पहले, यानी कि जून 2024 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से तिमोर ईस्ट को काट करके एक अलग सेपरेट क्रिश्चियन देश बनाया गया, ठीक उसी तरह से बांग्लादेश के कुछ रीजन्स को काट के एक अलग सेपरेट क्रिश्चियन देश बनाने के एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम किया जा रहा है। और ये काम किसी वाइट नेशन द्वारा, जो कि वेस्टर्न कंट्री है, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। अब एक बार के लिए ऐसा दिमाग में आ सकता है कि ये सेपरेट क्रिश्चियन देश की एक कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी, ठीक है, और दूसरी तरफ सीएम साहब के द्वारा जो जनजातियां हैं उनको यूनिफिकेशन की बात, इन दोनों को हम एक क्यों कर रहे हैं? तो देखो असल में ये मुद्दा जितना सुलझा हुआ और सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। एक बार इसको डीपली समझने का प्रयास करते हैं। जनजाति शब्द जब हमारे दिमाग में जाता है तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से इमेज बनती है जैसे कि लेस डेवलप्ड लोग हैं और जो तीर कमान से शिकार करते हैं अपना, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है नहीं, ये कच्चे घरों में या फिर झोंपड़ियों में रहते हैं। हम कुछ इस तरह से हमारा दिमाग इमेजेस बनाना शुरू करता है। लेकिन असल में नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखें तो यहाँ का सीन एकदम डिफरेंट आपको मिलेगा। कुकी कम्युनिटी जिसके रीयूनिफिकेशन की बात चल रही है, असल में ये अपने परंपरागत धर्म को का पालन करते ही नहीं है। इस कम्युनिटी के 95% से ज्यादा लोग, इवन कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि 98% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने लगे हैं। यानी कि कुकी ट्राइब प्रेजेंट में क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो चुकी है। और सिर्फ कुकी ट्राइब नहीं, नॉर्थ ईस्ट की नागा ट्राइब भी 90% लोग जो नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, 90% लोग प्रेजेंट में क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन है वो कितनी तेजी से हुआ है, आप इसे एक फैक्ट से अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। 1971 की सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे उनकी 0.79% भागीदारी थी। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस को देखते हैं तो इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश के 30% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। यानी कि प्रेजेंट में, ये 2011 के आंकड़े थे, अगर हम 2025 की बात करें तो आंकड़े कहां तक जाएंगे ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ 2011 के आंकड़ों की बात की जाए तो अगर हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि 0.79% भागीदारी थी 71 में, वहीं केवल और केवल 40-50 सालों में अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन हो चुका है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो बाउंड्री वाला रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, इस रीजन में अगर हम देख रहे हैं तो 50 से 60 ट्राइब ऐसी हैं जिनको जो कम्युनिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। यानी कि ये बोला जाता है कि वो ट्राइब चाहे कोई सी भी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सभी जो कम्युनिटी का पार्ट है। और प्रेजेंट में 50-60 ट्राइब्स में देख रहे हैं अगर हम, तो उनमें से ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने लगे। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने जब वीडियो शुरू की थी तब कुछ और टॉपिक था, और प्रेजेंट में अगर हम देख रहे हैं तो ये रिलीजन की बात बीच में कहां से आ गई। आखिर इसके साथ में हम रिलीजन का संबंध जोड़ने का क्या मतलब बैठता है? देखिए, रिलीजन का यूज पॉलिटिकल एजेंडे के लिए होता रहा है, और ये केवल भारत में नहीं है। आप सोचें कि ये सिर्फ भारत में, ये इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा होता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम तिमोर ईस्ट को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 1930 में केवल और केवल 4% पॉपुलेशन ऐसी थी तिमोर ईस्ट की जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती थी। इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के द्वारा और क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया गया कि केवल और केवल ठीक 1930 के बाद में 1975 तक, यानी कि अगर हम 1930 से 1975 के बीच में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि केवल और केवल 45 साल हो रही हैं। और इन 45 सालों में जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले केवल 4% थे, सिर्फ 45 सालों में क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले 85% लोग हो जाते हैं।
और इसके ठीक 25 से 30 सालों बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसमें 90% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने लगे और 2002 में आकर के तिमोर ईस्ट को एक अलग क्रिश्चियन कंट्री घोषित कर दिया। और ऐसा भारत में भी देखने को मिला है, जहां इंटरनेशनल कुछ एनजीओज हैं और कुछ क्रिश्चियन मिशनरियां हैं जिन्होंने क्या किया है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ के जो नियम है, उनमें कहीं ना कहीं इस मतलब कुछ ना कुछ बेस बना करके इंटरफेयर किया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडिया का एक इंसिडेंट याद करते हैं। ये बात 2012 की है, जब रूस की सहायता से जो भारत है, भारत के जो कुडानकुलम है, तमिलनाडु के कुडानकुलम में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा था। अब ये ऑन रिकॉर्ड बात है, भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने ये कहा था कि इस पावर प्लांट को जिन कम्युनिटी ने रुकवाया था उनके पीछे कुछ यूएस बेस्ड एनजीओ थे। India's largest nuclear park in the eye of another storm. The PM in a rare candid interview, what's happening in Kudankulam, the atomic energy program has got into difficulties because these NGOs, mostly I think based in the United States, don't appreciate the need of our country to increase the energy supply. There are NGOs, he says, often funded from the United States and the Scandinavian countries, which are not fully appreciative of the development challenges that our country faces. देखो, ऐसा ही एक इंसिडेंट 2018 का है। इसमें क्या था कि तमिलनाडु के ही तूतीकोरन में एक कॉपर का प्लांट लगाया जा रहा था। अब इसमें भी क्योंकि लोकल के लोगों की हेल्थ के साथ में इश्यू था, अब यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर करना ये था, समाधान अगर सही निकालना था कि उन लोगों को भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, और इसके साथ ही क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए कॉपर भी तो आवश्यक है, तो वहाँ पर कॉपर का जो प्लांट है वो भी स्थापित किया जाए और इसके साथ ही लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ पर इस तरीके से लोगों को भड़काया गया कि पुलिस में और लोगों में झड़प हो गई और एक ऐसी स्थिति बनी कि वहां पर 13 लोगों की जान चली गई। फाइनली इस कॉपर प्लांट को बंद करना पड़ा और प्रेजेंट में इंडिया अपने कॉपर का ज़्यादातर इंपोर्ट फॉरेन कंट्रीज से ही करता है। अब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं तो ये अपने जो डेवलपमेंट है उसकी लेवल को प्राप्त कर चुके हैं। अब जब इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया उस समय इन्होंने इतना बड़े स्तर पर शोषण किया, इतने बड़े स्तर पर इन्होंने अन्याय किया, उनके अन्याय को देखने वाला, सुनने वाला, कहने वाला कोई नहीं था। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम कोई भी प्रोग्रेसिव काम कर रहे होते हैं उसमें बीच में ये अपना कुछ ना कुछ इंटरफेयर जरूर करते हैं, चाहे ये रिलीजन के बेस पर करें या ये एनवायरनमेंट के बेस पर करें, फॉरेन पॉलिसी के बेस पर करें, किसी न किसी बेस पर ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं उन्होंने भी यही बात बोली थी कि पर्यावरण और इन सब चीजों का सहारा लेकर के डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया जाता। हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया, ये 1990s और अर्ली 2000s में हमने किया। सो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए, तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के तर्क पे लोगों ने माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अलग अलग तरीके से बाधाएं डाले हैं एंड दे फ्रैंकली स्लोड इट डाउन। तो टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है इसको आप अचानक बदल नहीं सकते। हम नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से पहुंचते हैं। भारत ही नहीं, जब पूरी दुनिया की अगर हम अच्छे डेवलपमेंट, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को अगर मापते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम को सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की पर कैपिटा इनकम की कंपैरिजन करें तो एक बार इस आंकड़े को देखिए। इंडिया की जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 1,69,496 रुपए। वहीं अगर हम मिजोरम की एवरेज पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो वो 3,08,571 रुपए से भी ज्यादा है। यानी कि मिजोरम की एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम से कितनी ज्यादा है। हमारे तो दिमाग में यही जाता है कि जनजातियां हैं यानी कि लिटरेसी रेट भी बहुत कम होगी, लेकिन प्रेजेंट में मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है वो 91.33% है। यानी कि पूरे भारत में केरल के बाद में मिजोरम सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य है। अब जनजातियों के यूनिफिकेशन की बात चल रही है,
लेकिन असल में ये जनजातियां हैं नहीं, ये सारे के सारे लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। लिटरेसी रेट इनकी कम है नहीं, पर कैपिटा इनकम में ये इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम से लगभग दोगुने हैं। अब इन लोगों में एथनिसिटी के नाम पर इन लोगों को रीयूनिफाइड करने की बात चल रही है। और इत्तेफाक की बात पता है क्या है कि पिछले 2 से 3 सालों में इनकी जो एथनिसिटी है कि ये आप सभी लोग मिजो लोग हैं या आप सभी लोग एक ही कम्युनिटी का पार्ट हैं, आपको रीयूनिफाइड होना होगा, ये पिछले 2-3 सालों में इनके अंदर ये जो भावना है ये बहुत तेजी से जागृत हुई। अब यहाँ पर एक और कोइंसिडेंट की बात है कि ठीक जैसे मिजोरम है, मिजोरम से सटे हुए जो म्यांमार का रीजन है और ठीक मिजोरम से ही सटा हुआ जो बांग्लादेश का रीजन है, आपको समझने का प्रयास करना है कि इन दोनों ही रीजन्स में पिछले 2 से 3 सालों में बहुत बड़े जो है समूह बन के खड़े हो गए, यानी कि कुछ ग्रुप बन के खड़े हो गए जो कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। अब जिन स्टेट और इसके आसपास के रीजन में जो भी नए ग्रुप बन करके खड़े हुए हैं जो कुकी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, और कमाल की बात है कि ये सारे के सारे ग्रुप्स को अराकान आर्मी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर कोई इंसिडेंट वाली बात क्या है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में, ये पिछले 2-3 सालों में ही हुआ है, ये कितने तेजी से बदलते हुए समीकरण है, एक बार आपको दिमाग में देने की जरूरत है कि पिछले 2-3 सालों में ये ग्रुप बने जिनको अराकान आर्मी का सपोर्ट मिल रहा है। अब अराकान आर्मी भी पिछले 2-3 सालों में ही जो यहाँ की लोकल आर्मी है यानी जुंटा आर्मी जिसे बोला जाता है, इस पर भारी पड़ती जा रही है। अब मिजोरम के ठीक वेस्ट में अगर हम बांग्लादेश के चटगांव और बंदरवन रीजन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी यानी कि आवामी लीग के कुछ मेंबर्स इस बात को बड़ी तेजी से उठा रहे थे कि जो मिजोरम से सटा हुआ बंदरवन और चटगांव वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या है ना कि कुछ ग्रुप्स हाल ही में बनकर के खड़े हुए जो यहाँ की लोकल की जनजातियां इनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा रहे हैं इनका। अब ये भी एक कोइंसिडेंट की बात है कि प्रेजेंट में आवामी लीग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हटा दिया गया और प्रेजेंट में यहाँ पर जो सरकार है वो यूएस सपोर्टेड सरकार है। सोच कर देखिए कि ये सारे क्या सिर्फ और सिर्फ महज कोइंसिडेंट है। एक और कोइंसिडेंट सुनिए, आपको पता है कि मणिपुर में मेइती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो झगड़ा चला आ रहा है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना झगड़ा, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में इस झगड़े को इस तरह का रूप दिया गया कि इसका कभी अंत ही नहीं हो सकता। इवन यहाँ के कुछ लोगों ने भी ये बात बोली है कि मतलब मेइती और कुकी का झगड़ा तो बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन कभी चर्च को निशाना बनाया जाना या मंदिर को निशाना बनाया जाना ये कुछ नया देखने को मिल रहा है। मणिपुर में कभी धर्म के ऊपर में दंगा फसाद नहीं हुआ था, ये सबसे पहला बार है जो हो रहा है। वो भी दंगा फसाद वो किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश किया होगा कि इट लुक्स लाइक ए रिलीजियस वायलेंस। मुझे ना सिर्फ सदमा लगा बल्कि दुख भी हुआ क्योंकि पुराने समय में इस तरह का वाकया कभी नहीं हुआ था। जैसे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बात बोली थी कि ये जो झगड़ा चल रहा है मेइती और कुकी कम्युनिटी का, इसमें किसी फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट भी है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, कुछ गोला बारूद यूज हो रहे हैं। वो गोला बारूद और इक्विपमेंट ऐसे हैं जो जिनका ओरिजिन इंडिया नहीं है बल्कि उनका ओरिजिन म्यांमार। मौजूदा संकट के लिए पड़ोसी म्यांमार के चिन प्रांत से भागकर आए कुकी उग्रवादियों का भी हाथ बताया जा रहा है, जिनके पास हथियारों की कमी नहीं है। अब एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि भाई हम ये सब बात बैठ करके बोल रहे हैं, क्या ये सब गवर्नमेंट को नहीं दिखता है? दिखता है, गवर्नमेंट को भी दिखता है। इवन गवर्नमेंट का भी ये स्टेटमेंट आया है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें सीमा पार की भी गतिविधियां सम्मिलित हैं और गवर्नमेंट ने इस पर कदम भी उठाया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मणिपुर और मिजोरम वाले जो रीजन है, यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार से सटे जो रीजन है, यहाँ पर बाड़बंदी करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर हम फेंसिंग करेंगे। मिजोरम की असेंबली में ये मुद्दा उठाया गया कि ये जो फेंसिंग की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा ये गलत है और इसको नहीं होने दिया जाना चाहिए। अब एक बार हम मिजोरम के सीएम की स्पीच पर वापस आ जाते हैं। एक 19-20 मिनट की वीडियो है, उनमें से कुछ क्लिप्स निकाल करके वायरल की जाती हैं। तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये हो सकता है एक पॉलिटिकल एजेंडा हो या फिर सीएम साहब की जो छवि है उसको खराब करने का ये प्रयास हो, ऐसा लग सकता है एक बार के लिए। लेकिन ये आप ही बताइए कि जो सीएम साहब हैं लाल दोमा जी, ये एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है, यानी कि पहले ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत जाने माने आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। प्रेजेंट में एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या इनके मुंह से इस तरह की स्लिप ऑफ टंग हो सकती है? क्या इनको पता नहीं है कि इनकी एक एक बात जो कि इतने बर्निंग मतलब क्षेत्र है ये, उससे संबंधित अगर ये इस तरह की कोई भी बात बोलेंगे उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी एक एक बात के कितने मायने हैं, क्या ये बात इन्हें पता नहीं होगी? जो कि इंडिया की सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दा था और इतना गहरा मुद्दा था। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये बात वायरल हुई, जब इसको मीडिया ने उठाया, क्या इनके द्वारा एक स्पष्टीकरण बनता था या नहीं?